नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आ गया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल सीरीज में इंडियन नेशनल मूवमेंट के 50 एमसीक्यूज। और ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये तीसरा पार्ट। पिछले दो पार्ट अगर आप जाके देखेंगे तो आपके बेसिक और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी आपकी इतनी अच्छी हो सकती है इन प्रैक्टिस सेट को लगा के कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं क्या डिटेल है इसमें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो अगर आपने पिछले दो सीरीज देखे होंगे दोस्तों तो आपको ये बहुत आसान सवाल लगा होगा। तो ए ओ ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। ये एक रिटायर्ड अफसर थे अंग्रेज के। ठीक है, तो 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1899 से 1905 तक। ठीक है, इस बीच ये वायसराय रहे थे भारत के। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड मिंटो की तो इनका टाइम पीरियड 1905 से 1910 के बीच में रहा था। ठीक है, और विलियम बेंटे की अगर हम बात करें तो ये बहुत पहले थे, 1828 टू 1835। तो ये इनका टाइम पीरियड था। तो हमारा करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा ए ओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। अगला सवाल है, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। वेयर वॉज द 1905 कांग्रेस सेशन हेल्ड। तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अगर बात करें तो ये 21वां अधिवेशन था। कौन सा? 21वां अधिवेशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये बनारस में हुआ था। कहाँ पे? बनारस में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बनारस। तो हमारा अगला सवाल है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हु प्रेसिडेंट ओवर द बनारस सेशन ऑफ 1905। तो इसका हमने अभी पिछले आपको जवाब भी दिया, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, वही अगर हम कुछ बात कर ले बाकी ऑप्शंस के बारे में भी, तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। कौन कौन से? एक 1886 का कलकत्ता का, 1893 लाहौर का, और 1906 कलकत्ता का। ठीक है, ये 3 अधिवेशन जो थे ये दादा भाई नौरोजी इसमें वो अध्यक्ष रहे थे। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक रही है जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन सिद्धांत, भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। जो 3 चीजें आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। वही अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जी का एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी। वही अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो ये एक नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं में से प्रमुख रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में अध्यक्षता की थी।
चौथा सवाल है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन अनाउंस किया था और 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हो गया था। आपको ये भी याद रखना है कि 1911 में ये विभाजन रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवा सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें हम जो बाहर की चीजें थे, विदेशी वस्तुएं थे, उसका बहिष्कार कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्र शिक्षा आंदोलन का विकास किस क्षेत्र में विशेष रूप से हुआ? इन विच एरिया डिड द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट डेवलप पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस दौरान राष्ट्र शिक्षा आंदोलन का जो विशेष विकास था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बंगाल। ठीक है, तो ये जो कब हुआ था? 1905 में। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, हमने अभी देखा। अगला सवाल है, लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता था? हु वॉज नोन एज लाल इन लाल बाल पाल? तो बड़ा ही इजी से क्वेश्चन है ये। तो लाल हम किसे कहते थे? लाला लाजपत राय को। फिर से ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब मैं तीनों आपको बता देता हूँ। इसमें जो लाल है वो है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे। बाल की बात करें तो इसमें बाल है कौन? बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे। और पाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, जो कि फिर से बंगाल की तरफ से ही थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, पाल से किस राष्ट्रवादी नेता का संबंध है? हु वॉज रिप्रेजेंटेड बाय पाल इन लाल बाल पाल? तो हमने अभी इसको डिस्कस किया। जो पाल थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। अगला सवाल है, नरम दल के नेता मुख्यतः किस पद्धति में विश्वास रखते थे? द मॉडरेट्स मेनली बिलीव्ड इन विच मेथड? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल के नेता ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष के बजाय संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। ये अपनी मांगों को अपने बढ़ाने के लिए याचिकाएं और आवेदन देते थे, बैठकों और भाषणों के माध्यम से जनमत बनाते थे और कानूनी एवं संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीकों से। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले? तो अगर हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को अगर देखने की कोशिश करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? 1905 में। 1905 में। वहीं अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक यहाँ से संबंधित हैं। स्वराज पार्टी की बात करें तो चित्तरंजन दास और साथ में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने इसके जो प्रमुख संबंधित इससे रिलेटेड थे आज़ाद हिंद फौज से। तो मेन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो हमने अभी इसको देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी ने 1909 में, कब? 1909 में लिखी थी। 1909 में लिखी थी। यह पुस्तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की समुद्री यात्रा के दौरान लिखी थी। इसमें गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और पश्चिमीकरण और अहिंसा जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हिंद स्वराज का? ए, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज हिंद स्वराज ओरिजिनली
रिटन। तो महात्मा गांधी गुजरात से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने इस किताब को गुजराती भाषा में लिखा था। ठीक है, हिंद स्वराज को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हमारे सामने 14th क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? व्हाट डिड गांधी मीन बाय द टर्म सत्याग्रह? तो इसमें महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सत्य के प्रति दृढ़ और आग्रह और अहिंसक प्रतिरोध के अर्थ में किया था। सत्याग्रह इक्वल्स टू मतलब सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्य पर आग्रह, ए ऑप्शन। ठीक है, अर्थात मतलब सत्य पर दृढ़ रहना और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना। 15वां सवाल हमारे सामने है, चंपारण आंदोलन में किसानों को किस प्रकार की खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चंपारण आंदोलन के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, गांधी जी जब 1915 में आए तो सबसे पहले 1917 चंपारण गए थे। चंपारण आंदोलन में किसानों को अंग्रेज नील की खेती, है ना, करने के लिए मजबूर किया करते थे। इस व्यवस्था को तीन कठिया प्रथा कहा जाता था। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 1917 ये टर्म याद रखिएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, इंडिगो यानी कि नील की खेती। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि तिनकठिया प्रथा क्या थी कि एक व्यवस्था, इसमें इसके तहत क्या होता था, किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और इसी को हम तिनकठिया प्रथा कहते थे। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नील, इंडिगो। 17वां क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह के समय गुजरात में, तो अगर इस सवाल की हम लोग बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लगान से जुड़ी समस्या के कारण हुआ था। फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार लगान वसूलना चाहती थी। तो यहाँ पे इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जो पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और किसानों को संगठित किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी ए ऑप्शन, लगभग सारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किस हथियार का प्रयोग किया? विच मेथड डिड गांधी यूज ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, हंगर स्ट्राइक। कब हुआ था ये? 1918 में। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद जो था मूवमेंट, वो एक ही साल हुआ था, 1918 में। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किस मुद्दे से संबंधित था? द खिलाफत मूवमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू विच इशू? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। बात करें खिलाफत मूवमेंट की तो ये हुआ था 1919 से लेके 1924 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तुर्की के सुल्तान खलीफा के धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की रक्षा करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगी की नीतियों में से भारतीय मुसलमानों में असंतोष पैदा हुआ। महात्मा गांधी के ने खिलाफत नेताओं के साथ सहयोग किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इशू ऑफ द तुर्किश खलीफा, ए ऑप्शन। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन थे? तो इसमें अली ब्रदर इसके लिए फेमस थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो हमारे सारे ऑप्शन लगभग ए ही आ रहे, लगता है टाइपिस्ट ने सारे ऑप्शन को ए पे ही रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अली ब्रदर के नाम से फेमस थे ये, अली ब्रदर के नाम से फेमस थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया गया? एट विच कांग्रेस सेशन वाज द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम फाइनली अप्रूव्ड? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये हुआ था नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन में 1920 में हुआ था। किसमें? 1920 में। ठीक है, इस कार्यक्रम को मतलब कि जो असहयोग आंदोलन था इसको अंतिम रूप से मंजूरी दी गई थी नागपुर अधिवेशन में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग का रास्ता अपनाया था। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने
किस संगठनात्मक परिवर्तन को अपनाया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया था। प्रांतीय कांग्रेस समितियों मतलब कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फिर से भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनाई गई थी। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को गांधी जी ने त्याग दिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1921-22 तक चला था, इस दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरे हिंद, है ना, केसरे हिंद की जो उपाधि थी उसको लौटा दिया था। इस पदक उन्हें दक्षिण अफ्रीका में उनकी सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया था और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरोध में यह सम्मान वापस किया था। अगला सवाल है हमारे सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने किसका बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने लोगों से ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो फिर से ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सरकारी स्कूल और कॉलेज। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संस्थानों से असहयोग करना और उनके स्थान पर राष्ट्र शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देना था। तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। कहाँ पे? गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था और गांधी जी को 10 मार्च को, है ना, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1922। अगला सवाल हमारे सामने है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। पिछले वीडियो में भी कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो मेन एम था वो ये था कि विधान परिषद में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध और उनके कामकाज में बाधा डालना। तो फिर से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वर द मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी नोन एज? तो इनको प्रो चेंजर्स कहते थे। क्या कहते थे? प्रो चेंजर्स। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी, फिर से बता दूं मैं, 1923 में चित्तरंजन दास मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके सदस्य को प्रो चेंजर्स कहलाते थे वो। इनका मानना था कि कांग्रेस को विधान परिषद में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध और उनके कामकाज में बाधा डालनी चाहिए। अगला सवाल है, नो चेंजर किस नीति के समर्थक थे? व्हाट पॉलिसी डिड द नो चेंजर सपोर्ट? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जब वापस लिया था गांधी जी ने, तो कांग्रेस के भीतर 2 गुट बन गए, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर्स। ठीक है, तो नो चेंजर जो थे वो, उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार की विधान परिषदों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर देते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रचनात्मक कार्यक्रम और परिषदों का बहिष्कार। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का विरोध किस कारण किया गया था? तो पिछली वीडियो में हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। जो साइमन कमीशन आया था उसमें 7 मेंबर थे और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल था? व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था। कब? 1928 में। ठीक है, भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचे का प्रस्ताव था ये। इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करना और डोमिनियन स्टेट की मांग रखना था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन ए, प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव था ये। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार
किस तारीख को मनाया गया? ऑन विच डेट वॉज पूर्ण स्वराज डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व? तो देखिए 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फिर से 26 जनवरी 1930। ठीक है, इसके पहले दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 वाले में। अगला सवाल है हमारे सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कानून के उल्लंघन से हुआ? द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगन विद द वायलेशन ऑफ विच लॉ? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो इसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से हुई थी और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नमक कानून, सॉल्ट लॉ। अगला सवाल है हमारे सामने, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ प्रारंभ में कितने सत्याग्रही थे? तो देखिए गांधी जी जब इन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया तो उनके साथ उस समय शुरुआत में 78 लोग थे। ठीक, कितने थे? 78 सत्याग्रही थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, साबरमती के आश्रम में। पता नहीं क्यों सारे यही ऑप्शन लगा दिए। अगला सवाल है हमारे सामने, गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रभावित होकर धरसाना नमक कारखाने पर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो धरसाना नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद धरसाना नमक कारखाने पर सत्याग्रह आगे बढ़ा और सरोजनी नायडू प्रमुख नेताओं में शामिल थी। अगला सवाल है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला सवाल है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो देखिए सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा थी वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इस पुरस्कार में भारत के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था और गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके बाद जो पूना समझौता 1932 में हुआ था। अगला सवाल हमारे सामने, पूना समझौते के बाद दलितों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? तो पूना समझौता मतलब कि जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है वो 1932 में 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो दलित थे, डिप्रेस्ड जो क्लासेस के, उनके लिए पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया और इसके बजाय उनको संयुक्त निर्वाचन जॉइंट इलेक्टोरेट्स में उनके लिए एक आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? तो देखिए कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब? 1934 में हुई थी। इसके प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण हो गए, उसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया ये इसमें शामिल थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया। तो इसमें जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, आचार्य नरेंद्र देव हो गए और राम मनोहर लोहिया। तो ये 3 नाम में से कोई भी होगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो अगर बात करें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की तो ये 1938 में हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये हमें याद रखना है, हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो तो बोस जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया, हु प्रेसिडेंट ओवर द हरिपुरा सेशन, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा किस वर्ष दिया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था 1939 में, ठीक है, में कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था और यह त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरी अधिवेशन के क्या हुआ था, बाद हुआ था। अगला सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी कब? 1939 में की थी। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी और उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करना था। अगला सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए अभी मैंने आपको ये बताया भी, 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष घोषित किया गया था? तो अगस्त ऑफर जो था वो ब्रिटिश सरकार ने 1940 में भारत में संवैधानिक सुधारों और भारतीयों के सहयोग को लेकर घोषित किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फिलहाल हो जाएगा 1940। तो इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनथिलगो ने घोषित किया था। किसने? लिनथिलगो ने। 47वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम लोग। क्रिप्स मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, कब? 1942 में आया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संवैधानिक सुधार और स्वशासन की दिशा में प्रस्ताव देना था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक प्रस्ताव देना। अगला हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। सबसे पहले तुम्हें यही याद होना चाहिए। तो इस समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे खास बात यह है कि वो 1940 से लेकर 1946 तक, इतने साल तक लगातार वो अध्यक्ष कांग्रेस के बने रहे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली, ये नाम याद रखना है हम लोग को, करेक्ट आंसर इज अरुणा आसफ अली, ने राष्ट्र ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतीकात्मक एक नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस रेडियो किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो देखिए कांग्रेस रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के दौरान भूमिगत रूप से किया गया था और इसे ऊषा मेहता और उनके साथियों ने चलाया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश में सेंसरशिप के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी खबरें और संदेश जनता तक पहुंचाना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हमारे पूरे जो 50 क्वेश्चन के सेट थे, तीसरा आज ये पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लगातार इससे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और ऐसी कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।